India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। सुप्रीम कोर्ट ने किशोर होने की याचिका को स्वीकार करते हुए हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 17 साल की सजा काटने वाले एक व्यक्ति को रिहाई दी है। संजय पटेल को 16 मई 2006 को सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनके द्वारा दायर अपील को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में स्पेशल लीव पिटीशन को भी खारिज कर दिया था। 2021 में उन्होंने एक विविध आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि उनकी जन्मतिथि 16 मई 1986 है और इसलिए अपराध करने की तिथि पर वह एक किशोर थे। उसने इस संबंध में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित हाई स्कूल के परिणाम जैसे विभिन्न दस्तावेजों का भरोसा जताया। इस वर्ष की शुरुआत में न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड जिला महाराज को आवेदक के इस दावे की जांच करने के निर्देश दिए कि वह अपराध करने की तिथि पर किशोर था। किशोर न्याय बोर्ड ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि आवेदक की सही जन्मतिथि 16 मई 1986 है और इसीलिए अपराध करने की तिथि पर उसकी आयु 17 वर्ष 7 महीने और 23 दिन थी। अदालत ने कहा कि जब अपराध किया गया वह किशोर था, इसीलिए किशोर अधिनियम 2000 के प्रावधान लागू होंगे। अदालत ने 17 साल 3 दिन की सजा भुगतने की बात को संज्ञान में लेते हुए कहा कि आवेदक को किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजना अन्याय होगा, इसीलिए अदालत ने निर्देश दिया कि उसे तुरंत रिहा किया जाए, बशर्ते कि उसे सक्षम न्यायालय के किसी अन्य आदेश के तहत हिरासत में लेने की आवश्यकता न हो। वहीं यूएपीए के तहत 8 साल से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। यूएपीए के तहत दर्ज मुकदमे में अंडर ट्रायल आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का ऑर्डर जारी किया है। यह आरोपी लगभग 8 साल से न्यायिक हिरासत में था। आरोपी जाहिर है एक आतंकी साजिश के भागीदार के तौर पर यूएपीए या अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत 18 मई 2014 को गिरफ्तार किया गया था। अब उसके ट्रायल में हो रही लगातार देरी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने आरोपी जाहिर हक की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद जाहिर हक ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के लिए अभियोजन पक्ष 109 गवाहों से पूछताछ करना चाहता है। इनमें से अब तक केवल 6 गवाहों का ही पूरी तरह से परीक्षण किया गया है। अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपी जाहिर हक आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के एक आरोपी के संपर्क में था जो स्लीपर सेल का प्रमुख है, लिहाजा इसके संपर्क सीधे आतंकी संगठनों से हैं। इसीलिए अभी उसे जमानत पर कैद से बाहर करने का सीधा मतलब होगा मुकदमे की सुनवाई पर असर पड़ना। लेकिन कोर्ट ने ये दलील दरकिनार करते हुए जाहिर को जमानत पर रिहा कर दिया। जजों के केस से अलग होने के मसले पर दिल्ली हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि जज के केस से अलग होने के निर्णय पर कोई तीसरा पक्ष, वादी या वकील सवाल नहीं उठा सकता। जज के इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि वकील का आचरण अत्यधिक आपत्तिजनक और तिरस्कारपूर्ण था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब कोई न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई से अलग हो जाता है तो किसी भी वादी या तीसरे पक्ष को इसमें हस्तक्षेप करने, टिप्पणी करने या पूछताछ करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी मामले की सुनवाई या न करने में न्यायाधीश का विवेक है। आशा मेनन ने कहा है कि एक न्यायाधीश द्वारा कारण की जांच करना न्याय के क्रम में हस्तक्षेप के समान होगा और इसीलिए इसके लिए विस्तृत कारण बताए जाने पर भी इनकार का सम्मान किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वारा 16 जुलाई 2020 के आदेश को रद्द करने और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिन्होंने एक जज को प्रभावित करने की कोशिश की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त शिकायतकर्ता ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को प्रभावित करने की कोशिश की थी और इसे आदेश में भी दर्ज किया गया है।
इसके बाद उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और आरोपों की जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई कि कोई अदालत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए आरोपों की जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन विशेष न्यायाधीश पीसी अधिनियम के समक्ष पेश किया गया था। इस आवेदन को तब खारिज कर दिया गया जब न्यायाधीश ने कहा कि किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरोपी व्यक्तियों की पहचान शिकायतकर्ता के ज्ञान में अच्छी तरह से थी और उस स्तर पर सबूत एकत्र करने के लिए पुलिस की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। न्यायमूर्ति मेनन ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत याचिकाकर्ता पुलिस को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से पूछताछ करने के लिए मजबूर कर पूरे खुलासे की मांग कर रहा था कि किस वजह से उसे हटाया गया। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि एक वकील किसी न्यायाधीश को अलग करने या मामले को दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने पर जोर नहीं दे सकता है। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने एक वकील आरती कुमारी गुप्ता के आचरण पर आपत्ति जताई, जिन्होंने एक मामले को दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने की मांग की थी। एकल न्यायाधीश ने कहा कि वकील का आचरण अत्यधिक आपत्तिजनक और तिरस्कारपूर्ण था। ये मुद्दा तब उठा जब अदालत की बैठक के समय वकील ने मामले का उल्लंघन किया और कहा कि चूंकि अदालत मामले की सुनवाई करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए इसे दूसरी पीठ को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। वकील ने ये भी कहा कि अदालत ने पहले मामले की योग्यता के खिलाफ मौखिक टिप्पणी की थी। इस सबमिशन का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई भी वकील कोर्ट को मामले की सुनवाई से अलग करने के लिए जोर नहीं दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को जिला और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों के लिए मध्यस्थता प्रकोष्ठ और ई फाइलिंग सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार ई फाइलिंग प्रणाली को भी उक्त समयावधि में चालू करने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश ने देश भर में जिला और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति में सरकारों की निष्क्रियता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका में ये निर्देश पारित किए। अमिकस क्यूरी गोपाल शंकर नारायणन ने बताया कि नवंबर 2021 में उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में संबंधित राज्यों के लिए ढांचागत कमियों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि क्या पीठ राज्य सरकारों को ये जवाब देने का निर्देश दे सकती है कि उन्होंने उन कमियों के लिए धन का उपयोग कैसे किया। पीठ ने राज्य नोडल अधिकारी को केंद्रीय नोडल अधिकारी को आवश्यक जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया, जो उसके बाद उसे अमिकस क्यूरी को दे सकते हैं। शंकर नारायणन ने कहा कि जैसा कि केंद्रीय नोडल अधिकारी द्वारा सुझाया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 74 में प्रावधान के अनुसार मध्यस्थता प्रकोष्ठों की स्थापना की जा सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ राज्यों में मध्यस्थता प्रकोष्ठ नहीं है, उन्होंने सिफारिश की कि क्या इस संबंध में बेंच द्वारा निर्देश पारित किया जा सकता है। इसके अलावा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कई राज्यों में ई फाइलिंग लागू नहीं की जा रही है। उन्होंने पीठ से राज्य सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देने को कहा। अमिकस क्यूरी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि 8 राज्यों ने अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिन राज्यों ने पदों के सृजन से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें 15 दिनों के भीतर ऐसा करने को कहा गया है। उपयोग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत निर्धारित परिसीमा अवधि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत एक पीड़ित महिला द्वारा आवेदन दायर करने के लिए लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि धारा 12 का आवेदन कथित घरेलू हिंसा के कृत्यों के 1 वर्ष के भीतर दायर किया जाना चाहिए था। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 एक पीड़ित महिला को अपने पति या ससुराल वालों द्वारा किए गए घरेलू हिंसा के कृत्यों के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करने की अनुमति देती है, जिसमें विभिन्न राहत जैसे संरक्षण या प्रतिबंध या मुआवजे के भुगतान के आदेश शामिल हैं। धारा 468 सीआरपीसी अपराधों पर संज्ञान लेने के लिए परिसीमावधि निर्धारित करती है। अपराध की सजा के आधार पर विभिन्न परिसीमावधि निर्धारित की जाती है। इस मामले में ससुराल छोड़ने की करीब 10 साल बाद महिला ने धारा 12 की अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 468 के तहत कार्रवाई को समयबद्ध करार देते हुए रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 28 और 32 के तहत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006 के नियम
15 के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू हैं। हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 12 के आवेदन को अपराध के संबंध में एक आवेदन के रूप में नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किए गए अपराध की परिसीमा के लिए शुरुआती बिंदु तभी उठेगा जब अधिनियम की धारा 12 के तहत पारित आदेश का उल्लंघन होगा। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत आवेदन की तारीख से परिसीमा के लिए कोई शुरुआती बिंदु नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की 2 किशोरियों की मांग को अस्वीकार कर दिया है। दरअसल एक मां ने अपनी बेटी को दूसरी लड़की के चंगुल से मुक्त कराने को लेकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने मां मंजू देवी की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है। गौरतलब है कि प्रयागराज के अतरसुइया थाना अंतर्गत निवासी मां अंजू देवी ने कोर्ट से कहा कि उसकी बेटी बालिग है, उसे एक लड़की ने अवैध तरीके से रखा हुआ है, उसकी बेटी को दूसरी लड़की के चंगुल से मुक्त कराया जाए। कोर्ट के आदेश पर दोनों लड़कियां अदालत में हाजिर हुई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे वयस्क हैं, दोनों ने आपसी सहमति व मर्जी से समलैंगिक विवाह कर लिया है, इसलिए उनके समलैंगिक विवाह को न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान की जाए। इसके साथ ही उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि भारतीय संस्कृति में समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं है। ये प्रस्तुत किया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और विदेशी विवाह अधिनियम 1969 समान लिंग विवाह को मान्यता नहीं देते। मुसलमानों, बौद्धों, जैनियों, सिखों आदि में भी समान लिंग विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। अदालत में कहा गया कि किसी भी कानून में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि इस शादी से संतानोत्पत्ति नहीं की जा सकती। कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग खारिज कर दी और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निस्तारित कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नेपाली नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया। नेपाली नागरिक पर पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित 11 फोन नंबरों के नियमित संपर्क में होने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने उन्हें इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि आवेदक भारतीय नागरिक नहीं है और इसीलिए वे जमानत पर रिहा होने के लायक नहीं है। जमानत आवेदक मोहम्मद सलीम खान को यूपी पुलिस ने 28 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 3 फर्जी आधार कार्ड, नेपाली पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए थे। बाद में उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया कि वह 11 मोबाइल नंबरों का उपयोग करके पाकिस्तानी नागरिकों के साथ व्हाट्सएप चैट कर रहा था। कथित तौर पर उसने मोहम्मद सलीम अजहरी के नाम से फर्जी आईडी भी तैयार की थी। कहा जाता है कि उसने नकली नाम के साथ ईमेल आईडी बनाई थी। नकली आधार कार्ड के आधार पर उसने कथित पासपोर्ट तैयार किया और उसके मोबाइल चेक करने पर पता चला कि वह विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों से बात करता था। उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए एजीए ने प्रस्तुत किया कि सीडीआर के अनुसार आवेदक एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, बल्कि देश भर में विभिन्न स्थानों पर घूमता रहता है। ये भी प्रस्तुत किया गया कि वह विभिन्न स्थानों पर घूमता रहता है और उसने पुलिस को सूचित किया कि उसके मूल दस्तावेज नेपाल में हैं, उसके घर पर हैं। इसके अलग अलग आईडी के साथ फेसबुक मैसेंजर, आईएमओ, व्हाट्सएप आदि भी संचालित किए। पक्षकारों के वकील द्वारा प्रतिद्वंदी परिस्थितियों पर विचार करने के साथ साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखते हुए अदालत ने कहा कि उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और तदनुसार उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को देश के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना का अमृतसर में स्वागत किया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीजेआई ने गुरुद्वारे में पत्नी के साथ मत्था टेका। इस दौरान उनकी सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं जलियांवाला बाग पहुंच सीजेआई ने शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि भी दी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर हैं। जस्टिस रमन्ना बुधवार शाम अमृतसर पहुंचे, जहां पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ ही पंजाब सीएम ने उनकी अगवानी की। पंजाब सीएम भगवंत मान ने इस मौके पर सीजेआई को स्वर्ण मंदिर की कृति भेंट की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीजेआई ने गुरुद्वारे में पत्नी के साथ माथा टेका और प्रार्थना की।
सीजेआई के दौरे को लेकर अमृतसर में कई जगहों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। स्वर्ण मंदिर में सीजेआई ने करीब 1 घंटे से भी अधिक समय बिताया। स्वर्ण मंदिर में पहुंचने पर मैनेजमेंट कमेटी और सिख संगत ने उन्हें सिरोपा भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्हें स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे का प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। इस मौके पर सीजेआई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं काफी अरसे से स्वर्ण मंदिर के दर्शनों के लिए आना चाह रहा था। आखिरकार वह मेरी इच्छा पूरी हो गई। सीजेआई ने स्वर्ण मंदिर में उनके लिए की गई व्यवस्था के लिए मैनेजमेंट कमेटी को भी धन्यवाद दिया। अमृतसर दौरे के दौरान सीजेआई एनवी रमन्ना ने जलियांवाला बाग घटना की 103वीं सालगिरह पर अमृतसर में बने जलियांवाला बाग भी पहुंचे। जलियांवाला बाग पहुंचे सीजेआई ने शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। सीजेआई ने बाग परिसर के निकट बने म्यूजियम में भी काफी वक्त बिताया। अमृतसर में सीजेआई एनवी रमन्ना अपनी पत्नी के साथ टाउन हॉल पहुंचे। यहां पर बाबा साहिब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। जस्टिस एनवी रमन्ना आज सुबह बाघा बॉर्डर पहुंचे। सीजेआई ने बाघा बॉर्डर के साथ 0 पॉइंट पर तैनात सेना के जवानों के साथ ही वह अधिकारियों से भी मिले। सीजेआई बीएसएफ की ओर से आयोजित परेड के गवाह भी बने। इस दौरान जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। सेना की ओर से सीजेआई को विशेष हैट भी भेंट की गई। सीजेआई के आगमन पर बाघा बॉर्डर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पत्नी के साथ पहुंचे सीजेआई ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर जवानों के हौसला अफजाई की। इस दौरान जवानों की ओर से सीजेआई को गुलदस्ता भेंट किया गया। गौरतलब है कि सीजेआई एनवी रमन्ना बाघा बॉर्डर और 0 पॉइंट पर जाने वाले देश के पहले न्यायाधीश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.